नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। वर्तमान का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रसारोहण, एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप, रसारोहण की यदि प्रक्रिया होगी, रसारोहण प्रक्रिया का होना इस बात का सूचक होता है कि जाइलम सही तरीके से काम कर रहा है। जाइलम सारी चीजें जो पदार्थ हैं उनको क्या कर रहा है बेटा, मूल रोमों की सहायता से जल ऊपर की ओर परिवहित कर रहा है, ऊपरी दिशा कर रहा है ये। तो अपने बोलेंगे रसारोहण की प्रक्रिया में रसारोहण होना जाइलम की सक्रियता और आगे जो फ्लोएम भोजन को बनाकर पूरे भागों में फैलाएगा उसकी सक्रियता को प्रदर्शित करता है। रसारोहण का टॉपिक कल हम कर रहे थे। रसारोहण की प्रक्रिया के अंदर क्या बोला था मैंने, मृदा से जल। कौन सा जल? कौन सा जल? होलार्ड, क्रिसार्ड, एकार्ड। कौन सा जल बेटा? क्रिसार्ड। क्या बोलेंगे? क्रिसार्ड प्रकार का जो जल था जो पौधे अपने यूज के लिए लेते हैं, पादपों की आवश्यक वृद्धि के अंदर जो प्रयुक्त होता है उसे अपने क्रिसार्ड कहा जाता है। और जो जल प्रयुक्त पादपों में नहीं होता उसे हम इकार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? होलार्ड की मात्रा कैसे ज्ञात करेंगे? होलार्ड की मात्रा क्या है? क्रिसार्ड प्लस इकार्ड, दोनों की मात्रा को क्या बोलेंगे बेटा अपन? होलार्ड। पादप यूज कौन करते हैं? क्रिसार्ड को यूज करते हैं। मृदा से जल मूल रोमों द्वारा अवशोषित होकर पौधे के शीर्ष तक विलयन के रूप में ऊपरी दिशा स्थानांतरित होता है। कहने का मतलब इसकी दिशा क्या रहती है? ऊपर की ओर। तो बोलेंगे ऊपरी दिशा प्रकार का होता है। कंफर्म है बेटा? यार ये गिराएगा कभी। ठीक है। रसारोहण की प्रक्रिया के अंदर जाइलम तत्व में क्या मिलेगा? वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, यही सक्रिय होता है। ये सक्रिय होगा, ये सक्रिय रूप से काम करेगा, जल ऊपर की ओर विलयन के रूप में चढ़ेगा। अगला पॉइंट देखो, रसारोहण की क्रिया विधि। यहां इसके मेथड्स आ जाएंगे। मेथड में क्या विशेषता रहेगी? नंबर 1 पे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास में क्या आ गया? जैव बल सिद्धांत। पहला सिद्धांत कौन सा है बेटा? जैव बल सिद्धांत। इसे बायोविटल थ्योरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोवाइटल थ्योरी भी कहा जाता है। जैव बल सिद्धांत, इसके अनुसार रसारोहण सजीव कोशिका में होने के कारण जैव बलों द्वारा उत्पन्न होता है। ये क्या कहता है? जैव बल सिद्धांत क्या कहता है? ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अंदर क्या बताया जा रहा है कि जितनी भी जीवित कोशिकाएं जो है, कौन सी कोशिकाएं? जीवित कोशिकाएं जो हैं, जीवित कोशिकाओं में रसारोहण की जो प्रक्रिया होती है, ऊपर की ओर जल का उठना विभिन्न प्रकार के बलों पर निर्भर करता है। जो बल जल को नीचे से ऊपर की ओर उठाएगा उसे हम जैविक बल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? जैविक बल कहेंगे। अब जैविक बल जो थे, जैविक बल, जैव बल जो सिद्धांत थे, इसके कितने प्रकार थे? यहां केवल नाम दिया गया है कि एक ऐसा बल जो जल को ऊपर दिशा की ओर क्या करता है? अग्रसर करवाता है। ये कोई बल है। ये कौन सा बल है? इसको सामान्य नाम दे दिया गया, जैविक बल नाम दे दिया गया। इस बल के अंतर्गत ये बल कितने प्रकार के हो सकते हैं, कैसे कैसे कार्य कर सकते हैं? तो जैव बल थ्योरी के प्रतिपादक आते हैं काफी सारे। पहले बंदे का नाम क्या आता है? गोडलेवस्की। क्या बोलेंगे बेटा? गोडलेवस्की नामक वैज्ञानिक आया। इसने कौन सा सिद्धांत दिया? रिले पंप थ्योरी। क्या बोलेंगे? रिले पंप थ्योरी बोलेंगे। क्वेश्चन आता है, रिले पंप थ्योरी किस प्रकार का बल है? जैविक बल है। कैसा बल है? जैविक बल है। रिले पंप थ्योरी, रिले पंप सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? गोडलेवस्की। क्या बोलेंगे बेटा? गोडलेवस्की। गोडलेवस्की ने क्या कहा? इनके अनुसार मृदुतक कोशिका एक सिरे से जल ग्रहण करती है, वह दूसरे सिरे पर क्या करती है बेटा? ये छोड़ती है। अब ये क्या कहते हैं कि मृदुतक कोई हमारे पास में टिश्यू युक्त कोई कोशिकाएं पाई जा रही हैं, ये एक सिरे से क्या कर रही है बेटा? जल को ग्रहण कर रही हैं, और दूसरे सिरे पर क्या कर रही है बेटा? ये जल को त्याग रही है, जल को छोड़ रही है। तो एक प्रक्रिया हुआ। मैंने पहले भी क्या बोला? सपोज करो, आप यूं कर लो भी हमारे पास में ये कोशिकाएं हैं, ये हमारे पास में कोशिकाएं हैं। अब जल कहां से ग्रहण होगा? यहां से ट्रांसफर होगा, फिर इसमें ट्रांसफर होगा, फिर इसमें ट्रांसफर होगा, फिर इसमें ट्रांसफर होगा, और यहां से जल क्या हो जाएगा बेटा? आगे
मुक्त कर दिया जाएगा। तो क्या बोलते हैं, इसके अनुसार मृदुत की कोशिकाएं, अब बात आती है कि मृदुत की कोशिकाओं वाले भाग कौन से भाग है जहां मृदुत की कोशिकाएं पाई जाएंगी। पहली बात, हम उसको शीर्ष विभज्योत की उत्तक भी कह सकते हैं। दूसरी बात, हम उसे कोशिका विभाजन क्षेत्र या कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र भी कह सकते हैं। हम उसे विभज्योतकी भाग भी कह सकते हैं। मेरे द्वारा बोली गई समस्त संरचनाएं पादप के उन भागों में होंगी जो नवनिर्मित होंगे, लचीले होंगे, कोमल होंगे। बात समझ में आई ध्यान से। वहीं क्या पाया जाएगा, मर्दूतक कोशिकाओं का समूह पाया जाएगा, मर्दूतक उत्तक पाया जाएगा। तो क्वेश्चन आता है, कॉर्डलेवस्की कहता है मर्दूतकी कोशिकाओं के एक छोर से जल को ये ग्रहण करती है, दूसरे छोर पे ये छोड़ देती है, अर्थात प्रासरण दाब से आवर्ती परिवर्तन होता रहता है। अब बात समझ आई कैसे? सपोज बेटा ये हमारे पास में यहाँ पे क्या है, मूल रोम। मूल रोम से सीधी ये कहां पहुंच रही है बेटा, जाइलम तक पहुंच रही है। इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, ये सारी कोशिकाएं हैं, देखते जाओ बेटा, ये सारी एक कोशिकाएं हैं। और पथ आपको पता ही है, मैंने कल करवाया था, मूल रोम, एपिब्लेमा, जाइलम तक, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, सारे वहां तक आ गए। अब जड़ों का मान लो ये नीचे का छोर है, कैसा छोर है बेटा, ये नीचे का स्तर है, और ये कैसा स्तर है बेटा, ये ऊपरी स्तर है, ये इसका ऊपरी स्तर है। अब क्वेश्चन क्या आता है, मूल रोमों के द्वारा जल गया बेटा, यहां पे गया जल, यहां पे जब जल अंदर जाएगा उससे पहले कोशिका क्या है, श्लथ अवस्था में। जैसे ही कोशिका में जल जाएगा, कोशिका क्या हो जाएगी, स्फीत अवस्था आ जाएगी। क्या आ जाएगी, स्फीत अवस्था आ जाएगी। अब जब ये फूलेगी, जब ये कोशिका आकार में फूलेगी, स्फीत हो चुकी है, एक अवस्था आ गई कौन सी, स्फीत, एक अवस्था कौन सी आ गई, श्लथ। यहां डीपीडी का मान क्या होता है, और श्लथ कोशिका में डीपीडी का मान क्या होता है, होता है या नहीं होता, होता है या नहीं होता? क्या सर फुली हुई कोशिका में डीपीडी 0 क्यों है? कुछ भी नहीं लग रहा है इसके ऊपर, ओपी लग चुका है, टीपी लग चुका है, डब्ल्यूपी लग चुका है, आप बताओ और क्या इसके अंदर आएगा, डीपीडी 0। श्लथ कोशिका में डीपीडी का मान ओपी के बराबर, प्रासरण दाब लगेगा डीपीडी के बराबर लगेगा, प्रासरण दाब जितना लगेगा डीपीडी उतना बढ़ेगा। कन्फर्म हुआ, ये बराबर है। अब यहां से जब कोशिका के अंदर जल यहां ट्रांसफर करेगा, यहां से यहां ट्रांसफर करेगा, तो कोशिकाओं में श्लथ अवस्था से स्फीत अवस्था, श्लथ अवस्था से फिर स्फीत अवस्था, स्फीत अवस्था से फिर श्लथ अवस्था। इस अवस्था के दौरान मेन जो बल काम कर रहा है वो कौन सा है, ऑस्मैटिक प्रेशर। कौन काम कर रहा है बेटा, प्रासरण दाब लग रहा है। मेन कहानी प्रासरण दाब की है, प्रासरण दाब लगेगा, टीपी लगेगा, टीपी लगेगा, डब्ल्यूपी लगेगा, तब जाके कोशिका क्या होगी बेटा, फूलेगी। समझ आई बात? ये पीछे क्या बोल रहा है सिद्धांत के अंदर, ये सिद्धांत में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मर्दूतक कोशिकाएं एक सिरे से जल ग्रहण किया, दूसरे पे छोड़ दिया। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर प्रासरण दाब से आवर्ती परिवर्तन होते हैं। आवर्ती परिवर्तन का मतलब क्या है, एक समय कोशिका श्लथ है, अगले समय वो कोशिका फूल जाए। बात समझ में आ गई? आवर्ती परिवर्तन का मतलब यही है कि जल का प्रासरण दाब, प्रासरण झिल्ली के माध्यम से कोशिकाओं के अंदर ट्रांसफर होना और कोशिकाओं के अंदर श्लथ अवस्था से स्फीत अवस्था का आना। ये है रिले पंप थ्योरी। रिले पंप थ्योरी जब ये ऊपर की ओर पंप करेगा, तभी यहां से जल कोशिकाओं में से ट्रांसफर होता हुआ क्या निकल जाएगा बेटा, बाहर निकल जाएगा। कन्फर्म हुआ? ये रिले पंप थ्योरी। अब देखिए आगे, नंबर 2 पे बंदा कौन आया, सर जेसी बॉस। पहला कौन सा था, पहला था गॉडलेवस्की। गॉडलेवस्की याद रखना। नंबर 2 पे कौन है, सर जेसी बॉस। सर जेसी बॉस क्या सिद्धांत दिया इसने, देखो जेसी बॉस, जेसी बॉस, सी से स्पंदन थ्योरी। क्या बोलेंगे, स्पंदन सिद्धांत। स्पंदन क्या है, पंपिंग करना, ये इस तरीके से पंपिंग करना, स्पंदन थ्योरी। कौन से पादप के ऊपर ये खोज की गई, भारतीय टेलीग्राफ। भारतीय एक पादप था जिसका पत्राचार प्रणाली के अंदर इसका बड़ा योगदान था। इसे क्या बोलते हैं, इंडियन टेलीग्राफ। क्या बोलते हैं बेटा, इंडियन टेलीग्राफ। पादप का नाम क्या है, डेस्मोडियम गायरेंस। क्या नाम है बेटा, डेस्मोडियम गायरेंस। इस डेस्मोडियम गायरेंस की जो पत्तियां हुआ करती थी
उसके अंदर पार्सल पैक करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। उनकी बात ध्यान से, इसीलिए इसको इंडियन टेलीग्राफ के नाम से याद करते हैं। या इनके पत्तों के ऊपर संदेश लिखकर एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ट्रांसफर करवाया करते थे। ठीक है बेटा, तो ये है इंडियन टेलीग्राफ, डेस्मोडियम गायरेंस कहते हैं। इसमें सबसे पहले किसकी खोज हुई थी? स्पंदन सिद्धांत की किस बंदे ने की थी? जेसी बॉस ने की थी। और गॉड लेवेस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? रिले पंप थ्योरी। रिले पंप थ्योरी किसका सिद्धांत है? गॉड लेवेस्की का। स्पंदन थ्योरी किसका सिद्धांत है? जेसी बॉस का। कौन से पादप में खोजा गया था? इंडियन टेलीग्राफ। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? डेस्मोडियम गायरेंस, याद रखिएगा। इसके अनुसार, सर जेसी बॉस के अनुसार क्या बोला? एंडोडर्मिस के अंदर, किसमें बेटा? एंडोडर्मिस में क्या क्या नहीं पाया जाता? अंतःकोशिका स्थल नहीं पाए जाएंगे। इसमें कैस्पेरिन पट्टियां पाई जाती हैं, जिनके ऊपर पहले लिग्निन बाद में सुबेरिन का जमाव हो जाता है। इन पट्टियों के बीच में स्टार्च या मंड का भंडारण रहता है, इसीलिए इस शीट को मंड शीट, स्टार्च शीट कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बोलता है इसके अनुसार एंडोडर्मिस में लयबद्ध संपंदन से, लयबद्ध का मतलब समझते हो? जैसे लहर आती है, एक लहर आई, फिर उसके पीछे आई, फिर उसके पीछे आई, क्यों आई? ताकि पानी का प्रवाह रहे उसके अंदर, प्रेशर रहे उसके अंदर। उसको बोलेंगे लयबद्ध संपंदन से जल क्या करता है? जाइलम में प्रवेश करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ये हुआ, इसके अनुसार क्या बोल दिया इन्होंने कि एंडोडर्मिस स्तर जो है, किसका एंडोडर्मिस स्तर? किसका? मूल का। किसका? मूल का। बार बार क्या बोल रहा हूं मैं? पादप कौन? पादप क्या कर रहा है बेटा? वाटर को ग्रहण कर रहा है। किसकी सहायता से कर रहा है? मूल रोमों की सहायता से कर रहा है। मूल रोम कहां मिलेगी? मूल पे मिलेगी। तो क्या हो रहा है बेटा? लयबद्ध संपंदन से जल जाइलम में प्रवेश कर जाता है। तो इसका सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है जो एंडोडर्मिस है, अंतस्त्वचा है, अंतस्त्वचा से जल कहां जा रहा है बेटा? जाइलम में प्रवेश कर रहा है। और किसके द्वारा प्रवेश कर रहा है? स्पंदन के द्वारा प्रवेश कर रहा है। हल्के हल्के स्पंदन पड़ रहे हैं। ठीक है बेटा, इसके लिए कौन सा इस्तेमाल किया गया उपकरण? सर जेसी बॉस ने स्पंदन थ्योरी का अध्ययन करने के लिए एंडोडर्मिस से जल का जाइलम में प्रवेश करवाने के लिए कौन से उपकरण का यूज किया, जिससे इसने देखा कि ये कहानी सत्य है? इसको क्या बोलोगे? क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ जो है, इसका यंत्र का जो मापन है वो इसके अंदर किया जाता है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा जेसी बॉस ने स्पंदन सिद्धांत के अंदर किस उपकरण का प्रयोग किया? आप बोलोगे क्रिस्कोग्राफ। ठीक है, और इसके अलावा आप गैल्वेनोमीटर या विद्युत प्रोब के द्वारा भी आप अध्ययन कर सकते हैं। तो फिजिक्स में चलेगी, ये तो भौतिकी में चलेगी। ठीक है बेटा, तो इस यंत्र का सबसे पहले उसने उस टाइम यूज किया था। वर्तमान में हम इन प्रक्रियाओं के द्वारा भी स्पंदन थ्योरी का अध्ययन कर सकते हैं। जैविक बल सिद्धांत में कितने सिद्धांत आप पढ़ चुके हो? पहले सिद्धांत का नाम क्या था? रिले पंप थ्योरी। रिले पंप थ्योरी किसने दिया था? गॉड लेवेस्की ने। दूसरा सिद्धांत कौन सा पढ़ा? स्पंदन थ्योरी। किस बंदे ने दिया? जेसी बॉस ने। कौन से यंत्र का प्रयोग किया? क्रिस्कोग्राफ। कौन से पादप पे किया? इंडियन टेलीग्राफ। वैज्ञानिक नाम क्या था उसका? डेस्मोडियम गायरेंस। इसके अंदर हम जल का प्रवेश कहां से कहां करवा रहे हैं? एंडोडर्मिस से जाइलम के अंदर करवा रहे हैं। 5-6 क्वेश्चन आपके सामने आ गए। तीसरा वैज्ञानिक कौन है? ये नहीं जाएगा, ये हाँ जी, स्टार्सबर्गर। जीवित कोशिकाओं का संबंध किस प्रक्रिया के साथ में है? रसारोहण। मतलब क्लियर हो गया, रसारोहण की प्रक्रिया मृत चीजों के बीच में कम ही पाई जाती है। किसमें मिलेगी? ये जीवित कोशिकाओं के मध्य। जीवित कोशिकाओं का संबंध रसारोहण हेतु अनुकूलन, वातावरण बनाने के लिए होता है। ठीक है, स्टार्सबर्गर सिर्फ एक कथन कहता है कि यदि रसारोहण की प्रक्रिया करवानी है तो उसके लिए पादप की आंतरिक संरचनाओं में अनुकूलन स्थापित होना चाहिए। अगला कौन सा आ गया बेटा? यहां पार्ट में क्या लिखा हुआ है देखना, 2 नंबर लिखा हुआ है। शाबाश, बस यही पूछना था। अब इधर देखो थोड़ा सा। अब तुम्हारे पास में क्वेश्चन कैसा है? तुम्हारे पास में सिद्धांत आए, आपके पास में दिए होंगे सिद्धांत अलग अलग थ्योरी के। हमारा पहला सिद्धांत किसके ऊपर था बेटा? जैव बल सिद्धांत। अब जैसे मैंने आपको टैक्सोनॉमी में कराया था कि पादप वर्ग की में
कृत्रिम वर्गीकरण के खोजकर्ता और कृत्रिम वर्गीकरण के समर्थक हैं। यह क्वेश्चन कैसे आएगा? जैविक बल सिद्धांत के प्रतिपादक अथवा समर्थक की श्रेणी है। कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने जो सिद्धांत बनाए थे वो इस जैविक बल सिद्धांत के लिए प्रस्तुत किए थे? नंबर 1 पे पहला कौन है बेटा? गॉड लेवेस्की। नंबर 1 पे गॉड लेवेस्की आ गया। नंबर 2 पे सर जेसी बॉस। नंबर 3 पे स्टार्सबर्गर। ये लो बेटा, 3 वैज्ञानिक आ गए बेटा। इनका क्रम याद रखना, बस इनका भूलना नहीं है कि इनके सिद्धांत जो है वो मूल दाब के साथ में संबंधित नहीं है। इनके सिद्धांत जो है वो किसके साथ में संबंधित है? जैव बल सिद्धांत के ऊपर है। जैव बल सिद्धांत के ऊपर ये क्वेश्चन आएगा। मैंने अभी एक क्वेश्चन का एक ऑप्शन बनाया है। मैंने ये ए ऑप्शन बनाया है, बी ऑप्शन मूल दाब के लिए जाएगा, सी ऑप्शन जल अवशोषण के लिए जाएगा, डी ऑप्शन किसी और के लिए जाएगा। और आपसे जो प्रश्न की रिक्वायरमेंट पूछी होगी उससे संबंधित वैज्ञानिकों का आपने तीनों का क्रम बताना है कि पहले प्रयोग इसने किया, बाद में इसने किया, तीसरे नंबर पे इसने किया। याद रहेगा? ये पदानुक्रम है इसका। चलता हूं आगे। मूल दाब सिद्धांत। मूल दाब के कौन कौन से कारण थे? मूल दाब के परिणामों के नाम बताओ। निम्न में से मूल दाब के परिणाम हैं। प्रश्न समझ में आ गया? निम्न में से मूल दाब के परिणाम है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 कोई पीछे बताएगा? नंबर 2 बिंदु स्रावन, नंबर 3 रस स्रावन, नंबर 4 सभी। बात समझ में आ गई? ऐसे उत्तर आने अपने पास। क्लियर हुआ? तो मूल दाब के परिणाम हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। मूल दाब नहीं लगेगा कोई काम होना ही नहीं। मूल दाब का सिद्धांत सबसे पहले इसका प्रतिपादक कौन था? कौन था? कौन था? प्रिस्टले। क्या दिया था इसने? पुरानी किताबों के अंदर 9th और 10th के अंदर आपने एक जार का प्रयोग पढ़ा होगा। एक मेज पड़ा है, मेज के अंदर बेटा एक चूहा बैठा है, चूहे के अलावा बेटा एक पौधा लगा है और बीच में एक मोमबत्ती जलाई है। कुछ प्रयोग देखा था ऐसा? ऊपर कहां चलो बर्तन घेर दो, क्या चूहा मर जाएगा? क्या चूहा मर जाएगा? ऐसे प्रयोग और भी बहुत सारे थे वैज्ञानिकों के। मैं अभी आएंगे, समझाता हूं, कंफ्यूज मत। जैव बल सिद्धांत हमने पढ़ दिया। हमने 3 बंदे पढ़ दिए उसके अंदर। पहला गॉड लेवेस्की, जेसी बॉस और स्टार्सबर्गर। अब हम दूसरा सवाल कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? मूल दाब का रूट प्रश्न का पढ़ने जा रहे हैं। कौन प्रतिपादक है बेटा इसका? प्रिस्टले प्रतिपादक है। क्या कहता है? पहले तो बता दिया मूल दाब जो शब्द है ये किस बंदे ने दिया? सबसे पहले स्टीफन हेल्स ने दिया था। स्टीफन हेल्स किसका जनक है? पादप कार्की का, प्लांट फिजियोलॉजी का विश्व स्तरीय जनक कौन है? अगर मैं इस मूल दाब को भारत की बात करूं तो कौन होगा? हाँ, पादप कार्की का पहला कौन है? अब देखो देखो कॉमन दिमाग लड़ा हुआ। मूल दाब का शब्द सिद्धांत का जो शब्द है ये स्टीफन हेल्स ने दिया, विश्व स्तरीय। अगर अपने कह दें कि मूल दाब शब्द भारतीय, किस भारतीय जनक के द्वारा दिया गया? जेसी बॉस के द्वारा दिया गया। क्या बोलेंगे? जितने सिद्धांत विश्व स्तरीय थे, पहले सिद्धांत थे, वो सारे स्टीफन हेल्स के थे। जितने सिद्धांत भारतीय पादपों के ऊपर और स्थानीय प्रवृत्तियों के ऊपर जो दिए गए वो किसके होंगे बेटा? सर जेसी बॉस के होंगे। क्लियर हुआ? आगे चलता हूं। अब क्या बोलता है इसमें? मेन फैक्ट क्या कहता है कि जो मूल दाब शब्द जो है स्टीफन हेल्स ने दिया, मूल दाब का संबंध डायरेक्ट किसके साथ में है? जाइलम वाहिकाओं के साथ में है। ये नहीं होंगी तो एक छोर से पकड़ना और दूसरे छोर पे पानी को छोड़ना वो कहानी होगी ही नहीं। क्या कहता है? जड़ों के जाइलम में उत्पन्न होने वाला धनात्मक द्रव्य स्थैतिक दाब, क्या बोलेंगे? धनात्मक द्रव्य स्थैतिक दाब क्या कहलाता है? प्रश्न आया है। स्टीफन हेल्स पादप कार्यकी के जनक के अनुसार मूल दाब की प्रवृत्ति होती है। मूल दाब की प्रवृत्ति होती है उदासीन द्रव स्थैतिक दाब, ऋणात्मक द्रव स्थैतिक दाब, धनात्मक द्रव स्थैतिक दाब, या कोई नहीं? क्या बोलोगे? धनात्मक द्रव स्थैतिक दाब। तो ये लाइन जो है हमारे पास में इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पहले पढ़ा था, आप कोई भी प्रक्रिया पढ़ रहे हो,
चाहे आप बाष्पोत्सर्जन पढ़ रहे हो, चाहे आप प्रासन पढ़ रहे हो, चाहे आप विसरण पढ़ रहे हो, चाहे बिंदु श्रावण पढ़ रहे हो, चाहे रस श्रावण पढ़ रहे हो, सभी किस प्रकार की प्रक्रिया है? विसरण प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है बेटा? विसरण प्रक्रिया है। उसी प्रकार मूल दाब जो है वो एक धनात्मक द्रव स्थैतिक दाब की श्रेणी में आता है। इसे कहीं ऋणात्मक मत कर देना, कहीं उदासीन मत कर देना। बात समझ में आ गई? मूल रूप से ही ऐसा होता है, तो मैंने इसके लिए इंपोर्टेंट लगा दिया कि ये कथन ऐसा है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है मूल दाब धनात्मक द्रव स्थैतिक दाब कहलाता है। किसका कथन है? स्टीफन हेल्स का। चाहे साथ में जेसी बॉस दिया हो, जेसी बॉस बी ऑप्शन में लिखा हो, लेकिन आप आंसर कौन सा सही करोगे? इसको सही करोगे। जेसी बॉस का नंबर कब आएगा? जब ऑप्शनों के अंदर स्टीफन हेल्स ना लिखा हो। समझ में आगे? ध्यान से, विश्व स्तरीय जनक का बेटा ये है, प्रतिपादक ही है मेन। आगे चलता हूं, नोट लगा के लिखेंगे हम। जीरो फिटिक प्लांट, जीरो फिटिक प्लांट को हिंदी में लिखो मरुद पादप। लिखो यहाँ पे बेटा, ये बहुत शानदार क्वेश्चन बना हुआ है। मरुद पादप, मरुद पादप बेटा। और दूसरा कौन सा है बेटा? जिम्नोस्पर्म प्लांट। ये आपको बताइए अनावृत पादप। क्वेश्चन क्या कहता है? मरुद पादपों के अंदर, मरुद पादपों के अंदर मूल दाब का मान हमेशा कैसा होता है? अरे कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक मान होता है। मूल दाब का मान क्या मिलेगा? ऋणात्मक। किसके अंदर? समस्त मरुद पादपों के अंदर। क्लियर हुआ? अब सुनो ध्यान से, डंडाथोर पादप की कोशिकाओं के अंदर मूल दाब +1 है या -1 है? कैसा है? -1। विसरण दाब न्यूनता का मान धनात्मक है कि जल विभव का मान धनात्मक है? विसरण दाब न्यूनता का डीपीडी का मान धनात्मक जाएगा, और जैसे ही जल विभव पढ़ोगे मान क्या हो जाएंगे? नेगेटिव चले जाएंगे। क्लियर होगी बात? ध्यान से, बस वो चीज ध्यान देना। अब बाई चांस क्वेश्चन आ जाए डंडाथोर पादप की एक कोशिका के अंदर इतने साई पी है, इतना साई एस है, तो मान जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा? नेगेटिव में निकलेगा। ये बात विशेष रूप से ध्यान देना, भूल मत जाना इन चीजों को। और सामान्य पादप की बात कर देंगे तो सामान्य पादपों के अंदर मूल दाब ऋणात्मक नहीं धनात्मक होगा। कैसा होगा? धनात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जिम्नोस्पर्म पादपों के लिए पाइनस, साइकस, अफिड्रा, चीड़, ठीक है, पाम ट्रीज, इनके अंदर बेटा क्या बोलेंगे? मूल दाब होता ही नहीं। मूल दाब यहाँ पर नहीं पाया जाता। रसारोहण की प्रक्रिया यहाँ पे उपस्थित होती है। दाब क्यों नहीं पाया जाता? बेसिकली ये पादप जो होते हैं वो वायुमंडलीय आर्द्रता को ग्रहण कर लेते हैं। जल की कमी जो होती है इनके अंदर पूरी हो जाती है। जड़ों के द्वारा भी अगर ये सिस्टम नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा इसका। तो पहला प्रश्न क्या हुआ? जीरोफिटिक पादप, मरुद्भिद पादपों में मूल दाब हमेशा ऋणात्मक, जिम्नोस्पर्म में मूल दाब हमेशा नहीं पाया जाता। ठीक है बेटा, रसारोहण की प्रक्रिया इनके अंदर उपस्थित होती है, वेलामान वगैरह इनके अंदर पाए जाते हैं, तो वो जल का अवशोषण वायुमंडलीय आर्द्रता से कर ले। मापन इकाई किसकी? मूल दाब की मापन इकाई क्या है? मैनोमीटर। पौधे में इसका मान कितना होता है? 2 ATM। 2 ATM का मतलब क्या है? वायुमंडलीय दाब। क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे इसको अपने। ठीक है, मापन इकाई मैनोमीटर। पौधे में इसका मापन 2 ATM होता है। 2 ATM का मतलब क्या है? अगर 1 ATM का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, 1 ATM का मतलब है पापा का ATM, 2 ATM का मतलब है मां का ATM। 1 ATM का मतलब क्या है? 1 ATM का मतलब होता है 10 मीटर पानी ऊपर चढ़ना। समझे बात ध्यान से? कहां से? मृदा से, मूल रोमों से। कितने मीटर पानी ऊपर चढ़ना? 10 मीटर। अगर ये 2 ATM लिखा हो तो कितने मीटर पानी चढ़ रहा है? अगर यहाँ पे 4 ATM लिखा हो तो कितना होता? क्लास स्टॉप कर, जल्दी करें, क्लास स्टॉप करें। इधर कर, ये भी बंद हो गया, बंद है, ये चल रहा है, स्टॉप करना। इधर लिखा हुआ है चल रहा है।